Hello, am I audible? Hello, am I audible? मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या? जो स्क्रीन शेयर किया है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। मैं वाईफाई से ऑन नहीं करके रखा है। यस, तो इसीलिए वो थोड़ा लैग करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं डेटा से ऑन करके रखा है, सो डोंट वरी। थोड़ा सा लैग करेगा तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Did you draw the graph of forest? Forest radial node कितने होंगे? How many radial nodes would be there in forest? रेडियल नोड कितने होंगे फॉरेस्ट में? 3। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? मैक्सिमम से या जीरो से? मैक्सिमम से, गुड। तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 3। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? मैक्सिमम से। कितनी बार कट करेगा? 3 टाइम्स कट करेगा, तो फाइन। 3 बार कटिंग होगा इसका। वही सेम, अगर मेरे को आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, सेम ग्राफ, बट पीक जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। इस बार 3 बार कट नहीं करके 3 बार टच करेगा। नाउ अगर मैं इसकी बात स्टार्ट करूं तो ये वाला ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। पीक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यहाँ पर 4p में कितने रेडियल नोड होंगे? स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से या मैक्सिमम से? जीरो से। कितनी बार कट करेगा? 2 बार। अगेन सेम, जीरो से स्टार्ट, 2 बार टच करेगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, देन क्या होगा? सेम वही, बट पीक
पीक इंक्रीजिंग होगा। अगर मेरे को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे, लेट्स से, तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि इन्फिनिटी पे भी एक नोड है, यस और नो? क्या इन्फिनिटी पे भी नोड है क्या? यस। अगर एग्जाम में पूछा कि अगर इन्फिनिटी के नोड को नेग्लेक्ट नहीं किया है, if the node at infinity is not neglected, then total number of nodes कितने होंगे 4s में, 4p में? then total number of nodes कितने होंगे 4p में? तो आंसर 2 नहीं होके आंसर 3 हो जाएगा। आंसर 2 नहीं होके आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इन्फिनिटी में भी एक नोड है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो अपना आंसर 2 ही होगा, बट अगर ऐसा बोला है कि इन्फिनिटी पे जो नोड है उसको भी काउंट करो, तो अपन काउंट कर लेंगे, 0 बोल दो। अगर मेरे को बोला कि इन्फिनिटी पे भी काउंट करो और जो सेंटर पे नोड है उसको भी काउंट करो, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है गुड। व्हाट अबाउट द रेडियल नोड इन 3D? कितने हैं? 0। स्टार्ट 0 से होगा, नहीं फर्क पड़ता। अगर नेगेटिव ही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चेंज होगी बट ग्राफ ऐसा ही होगा। अपने को फर्क पड़ता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, टच कर रहा है। इसमें एक ही शेप आएगा बट वैल्यू चेंज होती रहेगी। यस ये लास्ट टाइम का होमवर्क है। इज देयर एनीवन जिसके सारे ग्राफ सही है? यस। ओके स्वाति, स्नेहिल, क्रिश, धीर, ओके गुड, जेनिल गुड, प्रियांश गुड, ओके फाइन। नाउ मैं तुमको तीनों चीजें रिलेट करवाने वाला हूँ, इक्वेशन, ग्राफ एंड तुमने जो ग्राफ प्लॉट किए वो कौन सी इक्वेशन के प्लॉट किए, ठीक है? उससे पहले लेट से एग्जाम में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुमको रेडियल पार्ट देख के रखा। इसने क्वेश्चन में क्या बोल के रखा? रेडियल मतलब मेरे को सिर्फ साई ऑफ आर गिवन, साई ऑफ आर बोलो या फिर आर ऑफ आर बोलो, इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो साई ऑफ आर और आर ऑफ आर इज गिवन कितना, 1/16√4 z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 इंटू सिग्मा। सिग्मा नहीं लिखते हैं उसको, मैं पी लिख लेता हूँ, p-1 इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 12 इंटू ई टू दी पावर माइनस p/2। और वेयर p क्या है? वेयर p इज इक्वल टू 2zr अपॉन ए नॉट। वेयर p क्या है? 2zr अपॉन ए नॉट। कुछ भी मैंने सिग्मा जो था उसको बार बार -8p मतलब, अच्छा मैंने 6p लिख लिया क्या, सॉरी, -8। तो बच्चे ये कोई इक्वेशन है जो अपने श्रोडिंगर का इक्वेशन देखा था ना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, समथिंग समथिंग लाइक दैट। उसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गया। जिस तरीके से dy बाई डी एक्स को सॉल्व करने से अपने पास क्या आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस बड़ा सा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है। अब इसको कैसे करना है वो देखो। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, मेरे को रेडियल नोट्स चाहिए। तो फॉर रेडियल नोट्स आर ऑफ आर क्या होना चाहिए? ये वाला फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए रेडियल नोट के लिए? 0। आर ऑफ आर शुड बी 0, ठीक है। बट बच्चे ये वाला तो वैल्यू क्या है? ये तो कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है। सॉल्विंग अपने पास नहीं है बच्चे। ये इक्वेशन कैसे आया उस डिफरेंशियल इक्वेशन से? इट इज नॉट इन सिलेबस। ये इक्वेशन आया, अब इससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके,
इट इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या 2 की पावर x कभी भी जीरो हो सकता है क्या? 2 की पावर x, क्या किसी भी कांस्टेंट की पावर x कभी भी जीरो हो सकता है क्या? इट कांट बी जीरो। इसका मतलब e क्या होता है? e एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना होता है? 2.71। तो 2.71 की पावर समथिंग, इट कांट बी जीरो, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ये इक्वेशन कुछ भी हो, तुमको सिर्फ ऐसा पार्ट ही देखना है। तुमको सिर्फ ये वाला पार्ट ही, ये वाला सेक्शन ही देखना है कि ये वाला सेक्शन क्या होना चाहिए? जीरो। दिस सेक्शन शुड बी जीरो। कर लो इसको जीरो, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। तो p-1, तो हर इक्वेशन में ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर भी अगर रेडियल नोड फाइंड आउट करना है तो ये रहा वो इक्वेशन, ये जीरो नहीं हो सकता, e की पावर भी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो किसको करना है? इसको। क्या इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा p-1। यहाँ से कितना आएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छे रूट्स हैं ये। p² -6p-2p+12 = 0। तो p-1, यहाँ से p कॉमन ले लो, तो p कॉमन लोगे तो p-6, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो, तो फिर से p-6 = 0। तो तीन चीजें आएगी, एक आएगा p-1, एक आएगा p-2, और एक आएगा p-6 = 0। वी वांट के मैक्सिमम, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन में पूछ के रखा है, दे आर आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। इसके तीन रूट्स आएंगे, रूट्स भी लिख लेते हैं। फ्रॉम हियर वी विल गेट, एक तो p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, और p6 हो सकता है। तो मिनिमम कब आएगा? जब p का वैल्यू क्या हो? मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन चाहिए रेडियल नोड की, तो मिनिमम कब आएगा? 1 पे। और मैक्सिमम कब आएगा? 6 पे। तो मिनिमम कब आएगा? p कब क्या हो जाए? 1। और मैक्सिमम कब आएगा? जब p क्या हो जाए? 6। ये तो मिनिमम और मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा। और p का वैल्यू क्या है? p है 2zr/n। p कितना है? 2zr min अपॉन a0 = 1। ये तो p का वैल्यू है ना, अपने को तो r का वैल्यू चाहिए। ये p min और ये p max। तो यहाँ से आई कैन गेट r min। r min कितना आ जाएगा? a0/2z। और वही अगर सपोज मैं यहाँ पे करूंगा तो 2z r max अपॉन a0 = 6। तो यहाँ से आई विल गेट r max = 3a0/z। तो आंसर वुड बी, क्या होगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिनिश। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक जो है तो अगर तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये क्या था? ये p³ की इक्वेशन थी। ये इक्वेशन क्या था? p³ का इक्वेशन था। इसका मतलब कितने रेडियल नोड आएंगे तुम्हारे पास? क्योंकि पॉलिनोमियल जो बन रहा है p³ का बन रहा है, तो 3 रेडियल नोड आएंगे। जितने का पॉलिनोमियल बनेगा उतने रेडियल नोड्स आएंगे, सिंपल। तो तुम ये भी बता सकते हो, अब अगर 3 रेडियल नोड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन तो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं ये। नाउ ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। लेट्स से इक्वेशन है, क्वेश्चन पढ़ो। ये 3s ऑर्बिटल का इक्वेशन है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस?
व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, तो जो 6 माइनस 6 सिग्मा है प्लस सिग्मा स्क्वायर है, तुमको उसको 0 करना। ओके धीर, गुड। व्हाट अबाउट द अदर वंस, यहाँ पे अच्छे रूट्स नहीं आएंगे, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 समथिंग करके। ओके, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग सी, गुड। नाउ इसका कुछ और भी अपन रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले रेडियल नोड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर रेडियल नोड्स, फॉर रेडियल नोड्स r of r should be 0। तो सिग्मा की जगह p लिख लेते हैं, मतलब p square minus 6p plus 6, it should be 0। तो p का वैल्यू चाहिए अपने को, तो p is equals to minus b, मतलब 6 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 36 minus 4ac 1 into 6 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 1, तो 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से p आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3। तो एक p का मिनिमम वैल्यू आएगा, एक p का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। एक p मिनिमम आएगा, मिनिमम कौन सा होगा 3 माइनस √3 वाला, और p मैक्सिमम कौन सा होगा, p मैक्सिमम होगा 3 प्लस √3 वाला। तो r मिनिमम की वैल्यू लिखोगे तो ये 2z r मिनिमम अपॉन 3a0 जो आएगा वो कितना आएगा 3 माइनस √3 आएगा। तो यहाँ से r मिनिमम कितना आएगा, यहाँ से r मिनिमम आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस √3 a0 बाई z, और यहाँ से 2z r मैक्सिमम आएगा अपॉन 3a0 आएगा, वो आएगा 3 प्लस √3। तो यहाँ से आर मैक्स आ जाएगा, आर मैक्स कितना आ जाएगा, आर मैक्स आ जाएगा 3/2 3 प्लस √3 इंटू a0 बाई z। क्या आर मैक्स और आर मिन सबका आ गया क्या? यस नो? चलो अब एक काम करते हैं, लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था उसको यहाँ से करते हैं एक्सट्रैक्ट। कॉपी, चलो ठीक है, चलो अब तुमको क्या, तुमको दो रेडियल नोड्स आ रहे थे, ये मैंने 3s का प्लॉट करवाया था। यस, क्या ये मैंने ग्राफ 3s का प्लॉट करवाया था? यस। अभी तो उतना लैग नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कर रहा होगा, इतना नहीं कर रहा, पहले कर रहा था लैग। राइट नाउ इट्स फाइन आई थिंक।
ओके, क्या जब मैंने कल लास्ट टाइम जब 3s का प्लॉट करवाया था, वी आर गेटिंग टू रेडियल सरफेस, यस और नो? तो मैंने बोलता मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मेरे को इक्वेशन पता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। जो 1s के लिए रेडियल नोड होगा क्या वही 3s के लिए होगा? नो। 1s के लिए 3s के लिए रेडियल नोड डेफिनेटली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? अगर मुझे इक्वेशन गिवन है ना तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे को इक्वेशन गिवन नहीं है तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। आर डिस्टेंस पे जाओ, 3D में एक रेडियल सरफेस बनाओ। तो R1 क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? R1 क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। और R2 क्या होगा? मैक्सिमम। तो मिनिमम मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है 3/2, 3 - √3 A0/Z। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा 3/2, 3 + √3 A0/Z। डन। अच्छा, एक और चीज देखो। यस शुभम बोलो। यस बच्चे, वही तो दो रूट जो मिलेंगे वही तो मैक्सिमम मिनिमम रेडियल डिस्टेंस होगा। वही तो वहीं पर तो आर क्या होगा? जीरो होगा ना। R(r) जीरो करके तो इक्वेशन फाइंड आउट किया अपन। यस। अब चलो एक चीज देखो ध्यान से। एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से, y = dy/dx = 2x, तो y अपने पास आ गया था x² + c। अगर मैं c का वैल्यू लेट से 1 रख लेता हूँ, इफ आई पुट सब वैल्यू ऑफ c = 1, आई विल गेट, if I put value of c is equals to 1, I will get इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन आई विल गेट y = x² + 1। ठीक है, y = x² + 1। क्या इसका ग्राफ ऐसा आएगा? तो अगर मेरे को इक्वेशन पता है dy/dx = 2x, अगर इक्वेशन पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मेरे को इक्वेशन मिलेगा। कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई विल गेट एक इक्वेशन, उस ग्राफ को मैं प्लॉट कर सकता हूँ। बट श्रोडिंगर ने नाउ नाउ स्क्रीन दिख रहा है क्या? जस्ट वेट। नाउ इट्स क्लियर।
चलो, क्या अभी भी मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? ओके फाइन, इट्स क्लियर। क्या तुम आर ऑफ आर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो 3s के लिए? कैन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ 3s? स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्सिमम से मिनिमम से? कितने रेडियल नोड है? और आर अगर इंफिनिटी टेंड करेगा तो कैपिटल आर कहाँ टेंड करेगा? तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा मैं? इसका ग्राफ मैं ऐसे प्लॉट करूंगा, मैक्सिमम से आएगा, दो रेडियल नोड होंगे, तो ये दो पॉइंट पे कट करेगा, तो ये वाला आर मिन और ये वाला आर मैक्स। तो एक्चुअल में तुमने ग्राफ किसका प्लॉट किया है? तुमने इस इक्वेशन का 9/1/9 √3 Z/A0 की पावर 3/2 6 - 6 टाइम्स ऑफ p प्लस p² e⁻⁻p/2। जिस तरीके से x² + c का ऐसा ग्राफ होता है, ये मुझे प्लॉट करना आता है, बट इक्वेशन के बिना। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इक्वेशन के बिना, तो वो अपन ने कुछ थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी लगा के ग्राफ प्लॉट कर दिया, बट एक्चुअल में ये जो ग्राफ आ रहा है ना, वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। क्या अभी सबको क्लियर हो रहा है क्या, मतलब चीजें, क्या तीनों चीजें रिलेट हो गई? मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम थोड़ा सा वेट करोगे, तुमको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। सो इफ यू नो द इक्वेशन ना, तो यू नो द ग्राफ। इफ यू नो द इक्वेशन ना, यू नो द ऑल्सो नो द रेडियल डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, रेडियल सरफेस कहाँ पर आएगी। सब कुछ खेल किसका है, इस इक्वेशन का। बट वी नो, वी कैन प्लॉट द ग्राफ विदाउट नोइंग द इक्वेशन। क्या मैं सारे ग्राफ इक्वेशन के बिना भी प्लॉट कर सकता हूँ क्या? यस, वी कैन प्लॉट द ग्राफ विदाउट नोइंग द इक्वेशन। बट अगर तुमको कोई पूछे, तुमको आइडिया होना चाहिए कि तुम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, ये सारा इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, और ये इक्वेशन का डेरिवेशन जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। बट इक्वेशन के बेसिस पे कमेंट क्या क्या कर सकते हो, वो अपने सिलेबस में। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? आई होप इक्वेशन, देन उसका ऑर्बिटल्स, देन उसका ग्राफ, आर ऑफ आर का ग्राफ। अच्छा, साई स्क्वायर नहीं ना, अपने को साई स्क्वायर करना होता तो मैं फिर आर स्क्वायर करता ना। ये इक्वेशन मेरे को आर ऑफ आर की देके रखी ना, साई स्क्वायर आर की थोड़ी देके रखी। अगर साई स्क्वायर की देखी रखी होती तो मैं साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करता, फिर मिरर इमेज आ जाता उसको, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यस, यस, नो। साई क्या था, एम्पलीट्यूड था बच्चे। साई क्या था, एम्पलीट्यूड। साई स्क्वायर क्या था तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब एक पॉइंट पे कितना प्रोबेबिलिटी होगा। और 4πr² साई स्क्वायर क्या था तुम्हारे पास, पूरे स्फेरिकल सरफेस पे कितना प्रोबेबिलिटी था। अब सब लोग ये क्वेश्चन करो यार, दिस वन, विच ऑफ द, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत बार आया ये क्वेश्चन, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले ऊपर साथ में करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसने। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives probability at a particular distance along one chosen direction. No. क्यों, क्या क्या सही स्टेटमेंट क्या होता, पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर ये होता ओवर ए स्फेरिकल सरफेस और अलोंग ऑल डायरेक्शन होता,
आर डिस्टेंस पे जाओ, एक पूरा स्फीयर बनाओ, मतलब सारी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यू विल गेट। तो अभी ये स्टेटमेंट क्या है, अभी ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वो साई स्क्वायर उसने क्या बोला है, ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अरे सही कैसे है? साई स्क्वायर बोला है, साई स्क्वायर, सिर्फ साई स्क्वायर। इट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका स्टेटमेंट सही कब होता? सही तब होता जब लिखा होता अलोंग वन चूजन डायरेक्शन। अगर ये दिया होता तो सही होता, बट ये दिया है, इसका मतलब ये गलत है। इन्होंने ए और बी ऑप्शन को स्विच कर लो तुम। अगर ए ऑप्शन ऐसे होता, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ओवर ए स्फेरिकल सरफेस, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर बी स्टेटमेंट ऐसे होता, साई स्क्वायर आर गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस अलोंग वन चूजन डायरेक्शन। अगर तुम लास्ट के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको अगर स्विच कर देते तो ए और बी दोनों सही हो जाते। यस। ओके, अब मैं दो स्टेटमेंट, ऐसी इक्वेशन कुछ लोग याद भी करवाते हैं बट मैं याद नहीं करवाता। एक चीज ध्यान रखना, क्या एस कभी डायरेक्शनल नेचर, एक्स डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है? एस क्या है? डायरेक्शनल नहीं है। हेलो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। हेलो, क्या? एस क्या है तुम्हारे पास? नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा एस ऑर्बिटल है बच्चे। क्या कर रहे हो? एस ऑर्बिटल का जो इक्वेशन होता है वहां पर थीटा और फाई की टर्म्स नहीं होती है। देखो एस ऑर्बिटल का जो इक्वेशन होगा वहां पे देखो थीटा और फाई की टर्म्स है ही नहीं। नो टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई। क्योंकि डायरेक्शनल ही नहीं है, तो ये हमेशा। बच्चे एस ऑर्बिटल है तनेश, लास्ट टाइम पढ़ा तो है, क्या पूछ रहे हो? एस क्या है पूछ रहा है, एस क्या पढ़ा है? और मैं कहीं पे एस पढ़ा है क्या? अगर एस ऑर्बिटल इक्वेशन होगा इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई। वैसे ही एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं पी जेड की बात करूं और डी ऑफ जेड स्क्वायर की बात करूं, डी पी जेड और डी जेड, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाई। पी जेड और डी जेड स्क्वायर में कभी भी फाई का टर्म्स नहीं होगा, क्योंकि फाई किसके साथ एंगल था, याद है? फाई जो एंगल था वो किसके साथ था? एक्स और वाई एक्सिस के साथ। इसीलिए फाई पी जेड का जो इक्वेशन होगा वो तुम्हारे पास फाई से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है तुमको। ये दो ऐसी चीजें हैं, अपन इक्वेशन कुछ भी डिराइव नहीं कर रहे हैं, बट ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखेंगे। चलो नाउ बताओ, सी ऑप्शन सही है क्या? मुझे थीटा एंगल था जेड एक्सिस से, उस लाइन का जेड एक्सिस से एंगल कितना था, थीटा। सी स्टेटमेंट देखो, क्या सी स्टेटमेंट सही है क्या? यस, सी स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट देखो,
क्या 2p में क्या 2p में डायरेक्शनल नेचर होते हैं? क्या 2p में डायरेक्शनल नेचर होते हैं क्या? यस। तो क्या वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा? यस। 2p जो है वो थीटा एंड, इसने क्या पूछा? एंगुलर डिपेंडेंस। एंगुलर डिपेंडेंस मतलब थीटा एंड फाई से दोनों पे होना चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये किसका मैंने लिखा है? m0 बोला है, इसका मतलब 2p z की बात कर रहा है। तो ये थीटा से तो क्या होगा? थीटा पे तो डिपेंडेंट होगा, फाई से क्या होगा? इंडिपेंडेंट। उसने एंगुलर डिपेंडेंस बोला है, तो हाँ ठीक है, एंगुलर डिपेंडेंस तो होगा, थीटा एंड फाई दोनों में से किसी एक का टर्म होना चाहिए। अगर एस होता तो डेफिनेटली नहीं होता। तो जहां पर भी तुमको थीटा और फाई की इक्वेशन ना दिखे, एक मिनट। हाँ, अच्छा बेटा, मैंने इसमें नहीं दिया है, देखो। ये वाला इक्वेशन देखो, क्या ये एस का होगा? क्या ये वाला इक्वेशन एस का है? क्या ये वाला क्या ये वाला इक्वेशन एस का है? नो। क्या ये वाला इक्वेशन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिर्फ थीटा पे ही टर्म आ रही है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पी जेड का हो सकता है? यस। तो ऐसे आइडिया लगाते हैं कि पी जेड का होगा या नहीं। क्या ये एस का होगा? क्या ये वाला इक्वेशन? क्या ये वाला इक्वेशन एस का होगा? यस, ये वाला इक्वेशन एस ऑर्बिटल। अब कौन से एस का होगा? एस का 1s का होगा, 2s का होगा, वो अपन बाद में देखेंगे, बट ये एस ऑर्बिटल है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये पी ऑर्बिटल, पी जेड हो सकता है। डन। बच्चे यहाँ पे थीटा और फाई की टर्म्स नहीं है, इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल होगा। एस ऑर्बिटल का इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई। वैसे अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पे थीटा एंड फाई है, अगर यहाँ पे थीटा एंड फाई है, इसका मतलब ये एस का नहीं होगा, ये या तो पी का होगा या फिर डी का होगा। उसमें भी जेड वाले का हो सकता है ये। यस। यस नो। चलो, ओके देन, चलो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं यार अपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। सी एंड डी आर द करेक्ट। हाँ, पीजेड अभी तक मैंने कंफर्म नहीं बताया कि पीजेड होगा या फिर डी एक्स डी जेड स्क्वायर होगा। डी भी हो सकता है, तो वो अभी तक मैंने नहीं मेंशन किया है कि कैसे देखना है, ठीक है। बट अभी के लिए ध्यान रखो, अगर कभी भी कॉस थीटा की टर्म्स आ रही है और सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है और सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो पीजेड होगा। अगर कभी भी कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक आता है तो वो डी वाले होते हैं। पीजेड में क्या होता है? पीजेड में सिंपल क्या आएगा? कॉस थीटा आ सकता है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स आएगी। फाई से तो इंडिपेंडेंट होगा, बट थीटा में भी ये कॉस थीटा आएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर एस ऑर्बिटल का कभी भी इक्वेशन आएगा, उसमें थीटा और फाई की टर्म्स नहीं होगी, वो थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होगा। पी में अगर पी एक्स और पी वाई है तो उसमें फाई की टर्म्स होगी, बट पी जेड है तो उसमें फाई की टर्म्स नहीं होगी, उसमें सिर्फ थीटा की टर्म्स होगी। सेम विद द डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में भी थीटा की टर्म्स होगी, फाई की टर्म्स नहीं होगी। और अगर कभी भी अगर तुमको पी जेड और डी जेड स्क्वायर में देखना है, तो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट पी जेड, तो पी जेड में ओनली सिंपल एक्सप्रेशन होगी कॉस थीटा। पर अगर डी जेड स्क्वायर में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो अगर तुमको यह भी अब कमेंट करना है ना इस इक्वेशन पे, तो तुम इजीली कमेंट कर सकते हो। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि ये पी जेड ऑर्बिटल होगा क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है? यस। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स आती तो मैं क्या बोलता? डी जेड स्क्वायर। वही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या है? एस ऑर्बिटल।
क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? ओके, चल वापस मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। अब तुम मेरे को नेक्स्ट सेक्शन करके बताओ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? कि सेम ही स्टेटमेंट है मोर और लेस जो ऊपर अभी अपन ने किया। अलोंग वन चूजन डायरेक्शन। सेकंड सही है क्या? आप देखो। पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉर ए डेफिनाइट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए देखना है, तो ये सही है। नेक्स्ट वाला सही है क्या? यस वो भी सही है। नेक्स्ट दोनों तो स्टेटमेंट तो वही है, तो आंसर क्या होगा? 2 3 4। करवाओ, मैच करवाओ। सिंपल सा देखो, अगर तुमको ग्राफ अगर पता है, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो एस का है 3s और 4s है, तो इसके रेडियल नोड 2, इसके रेडियल नोड 3, और ये ऊपर से स्टार्ट होंगे, तो या तो u होगा या फिर x होगा। दो रेडियल नोड चाहिए। अच्छा यहाँ पे दो रेडियल नोड है, यहाँ पर तीन रेडियल नोड है, तो ये वाला ग्राफ इसका और ये वाला ग्राफ इसका। तो u और x देख लो। फर्स्ट का u है, सेकंड का x है। फर्स्ट का u है, सेकंड का x है, एक ही ऑप्शन है सी। बच्चों को ग्राफ क्लियर ही नहीं होते हैं, तो ये ग्राफ रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, वो याद कर लेते हैं, बट इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमको स्टार्टिंग से चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो तुमको कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें। सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, करो एंड फिनिश। उससे इजी सॉर्डिंजर पता नहीं लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन देखना ही नहीं है तुमको, कंसेप्ट पता होने चाहिए। कर लोगे? यस नो? कर सकते हैं इस टाइप के सम्स? हेलो? चलो अब ये करो, ए ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन में कितने रेडियल नोड है? 3। और स्टार्ट मैक्सिमम से हो रहा है। अगर स्टार्ट मैक्सिमम से हो रहा है, इसका मतलब एस का है, इसका मतलब इसका मैचिंग क्या आ जाएगा? पी मैचिंग आ जाएगा। बस एस का, और 3s तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 रेडियल नोड है। 3s में 2 रेडियल नोड आएंगे, तो रेडियल नोड कितने हैं? 3। नेक्स्ट वाले की बात अब ध्यान से देखना, इसका ग्राफ ये दे के रखा है, ठीक है? इसमें गलती नहीं करती। जीरो से सारे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होंगे। कितने रेडियल नोड है? 1 2 एंड 3। 3 रेडियल नोड है। अगेन 3 रेडियल नोड है। बच्चे एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं मैच द कॉलम में, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि एक ही आंसर होगा, ठीक है? तो 3 रेडियल नोड किस किस में आएंगे? इसमें अगर मैं रेडियल नोड की बात करूं, इसमें रेडियल नोड कितने आएंगे? इसमें रेडियल नोड आएंगे तुम्हारे पास 3। इसमें कितने आएंगे? 5 -1 -1। इसमें भी 3 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 3 -0 -1। कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 6 -2 -1। इसमें कितने आएंगे? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इट्स पी क्यू एंड एस। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं मैच द कॉलम में, यस। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। थीटा और फाई पे डिपेंड करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? एस क्यों बच्चे? पी भी तो करेगा। अरे एस क्यों बोल रहे हो? पी भी तो करेगा यार। पी ऑर्बिटल भी तो करेगा।
तो आंसर क्या होगा? एस नहीं करता है, अभी बता दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्यू एंड एस। सिंपल। एंगुलर नोड्स नहीं होने चाहिए, इसका मतलब वो बोल रहा है एल जीरो होना चाहिए। पी इज ओनली ऑन द, बच्चे पी जेड जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है सिर्फ। पी जेड थीटा पे डिपेंड करता है। पी एक्स दोनों पे डिपेंड कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी जेड जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसने एंड लिखा है। पी वाई और पी एक्स जो है वो दोनों थीटा एंड फाई पे डिपेंड करेंगे। पी जेड जो होगा वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा, उसमें फाई की टर्म्स नहीं होगी। एंगुलर नोड्स नहीं होने चाहिए, मतलब एल जीरो होना चाहिए। एल जीरो मतलब पी एन। डन। बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चे ग्राफ जीरो से कहां से स्टार्ट होता है यार? इसके ग्राफ, सारे ग्राफ, अगर मैं स्मॉल आर को जीरो पुट करूंगा तो 4 पाई r² इंटू साई स्क्वायर आर का ग्राफ है। ये तो जीरो होगा ना, क्योंकि आर ही जीरो है तेरा। कहाँ ध्यान है यार वंश तेरा? अगर साई स्क्वायर का ग्राफ होता तो वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता। समझा वंश तेरे को? साई स्क्वायर इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीजें बताई उसको थोड़ा ध्यान से सुनो कि क्या चीजें बता रहा हूँ। डन। कर सकते हैं ऐसे सम्स। तो एक्चुअल में जो जितने भी ग्राफ आ रहे हैं ना, एक्चुअल में इक्वेशन से आ रहे हैं। इक्वेशन से सारे के सारे ग्राफ्स मिल रहे हैं तुमको। तो ये सारे सम्स तो हो गए, 1 2 3 4। ये थ्योरी है, ये ग्राफ है, ये वो वाला पॉइंट है, ये बाद में करेंगे। सब लोग एक बार ये ट्राई करो। एक अपना कुछ पुराना डिस्कशन भी बाकी है, जो मैंने प्रॉब्लम्स दी थी वो अपन आज फिनिश करने वाले हैं सारा। टेक 2 to 3 मिनट्स का टाइम और ये पैराग्राफ सॉल्व करो। जेई 2010 में आया हुआ है ये पैराग्राफ। यस बच्चे, स्टार्क और जीमन भी। अगर टाइम रहा तो ठीक है, नहीं स्टार्क और जीमन का स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो अभी के लिए। बट उस स्टेटमेंट से पहले और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को करनी। आई होप तुमने कल वीडियोस देखे होंगे, तुमको एक्चुअल में पता चला होगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। यस। आई थिंक नोडल प्लेन से भी तुमको चीजें पता चली होगी। और एक ऑर्बिटल्स का बहुत अच्छा वीडियो है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता कैसे है। किसी को ये भी डाउट आते हैं, सर अगर 1s में ट्रेवल करेगा तो या फिर 2p में ट्रेवल करेगा तो कोलाइड नहीं करेंगे क्या? तो इसीलिए वो वीडियो सेंड करके रखा है, देखो वहां पे कोलाइड होने की टेंडेंसी नहीं होती। बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा उससे। बच्चे सारे कर लो यार, ध्रुव और जो भी प्रियांश, सारे कर लो। टेक 2 to 3 मिनट का टाइम, सारे आंसर साथ में डिस्कस करेंगे।
BCA, ओके ओके स्नेहल वेदा चैट, इट्स बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, BCA डी, ओके ठीक है। और बताओ यार बाकी लोग। लेट्स टेक 2 मिनट्स का मोर टाइम एंड देन वी विल डिस्कस। सेकंड का बी, ओके। तो इस पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसका नहीं है, बोर मॉडल अप्लीकेबल है इसके ऊपर। मैं जो भी तुम्हारे बुकलेट के थोड़े थोड़े अच्छे सम्स थे वो मैंने अभी यहीं पे करवा ले, तो आई वुड सजेस्ट, अगर बुकलेट डिस्कशन नहीं भी हुआ है बट फिर भी यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके लेट्स सी अभी करते हैं। एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, लिथियम+2 है, ओके। वन इज लिथियम+2, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट है S1 में, इसका मतलब ये S ऑर्बिटल है, यस ठीक है, S ऑर्बिटल। बोर मॉडल अप्लीकेबल है, बोर मॉडल इस पे अप्लीकेबल है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है विथ वन रेडियल नोड, एक रेडियल, अच्छा S ऑर्बिटल और एक रेडियल नोड है, तब तो बहुत सही है। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं n-l-1 कितना है 1, और S ऑर्बिटल तो L कितना होगा 0, n-0 - 1 इज इक्वल टू 1, तो n कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब 2s है यार। इनिशियली वो किस में था, 2s में था, ठीक है। स्टेट S1 2s आ गया। अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड वो ट्रांजिशन S2 में गया, कहीं तो वह S2 में गया, वी डोंट नो। S2 के पास एक रेडियल नोड है, अच्छा S2 के पास एक रेडियल नोड है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गया इसका n-l-1 कितना है 1, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। तो मतलब लिथियम का एनर्जी कितना होता है, लिथियम का एनर्जी होता है -13.6 इंटू Z², मतलब 3², 3² अपॉन n², ये अपने को पता नहीं है। और हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है -13.6 इंटू Z²/n²। तो यहाँ से n² कितना आएगा, यहाँ से n² आएगा 3², तो n कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3। अच्छा n3 आ गया है, तो n3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर n3 आ गया है तो l कितना आ जाएगा, l तो 1 आ जाएगा, यस। अच्छा n3 और l1 क्या आया, n3 l1 S2 स्टेट के लिए, तो बताओ S2 स्टेट कौन सा होगा, 3p। S2 स्टेट कौन सा होगा, 3p। तो 3p में अब लास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, अगर S2 स्टेट है तो एंगुलर नोड्स कितने होंगे 3p में, 3p में कितने एंगुलर नोड्स होंगे, एक। तो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने आंसर दिया था फर्स्ट का सी ए कैसे बोल रहे थे, थर्ड का ए क्यों बोला तुमने, थर्ड का काफी लोगों ने ए बोला, वो गलत है। हाँ एंगुलर मोमेंटम ना S2 में पूछा है ना, S2 तो 3p है ना, S1 में पूछा होता तो बोलते 0, अगर मुझे S1 में बोला होता तो मैं 0 बोलता ना। क्या ये क्लियर है सबको, चलो। अब एनर्जी ऑफ स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब S1 का एनर्जी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में कितना है। तो S1 का एनर्जी कितना होगा, S1 का एनर्जी होगा -13.6 इंटू S1 क्या है, S1 है 2s, 2 मतलब n उसका 2 है, तो Z कितना हो जाएगा 3²/2², क्या S1 का एनर्जी ये होगा।
ओके, इसने रेशियो पूछा, और ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन का कितना होगा? ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन का होगा -13.6। तो रेशियो कितना आएगा यहाँ से? 9/4। S1 स्टेट का, बच्चे S2 में एक रेडियल नोड, उसने बोला ना एनर्जी उसकी इक्वल है, मैं उसको S कैसे अज्यूम कर सकता हूँ? निकाला तो सही, उसका N कितना होगा, उसका रेडियल नोड एक है, फिर N निकाला, फिर L1 होगा। S1 को क्यों अज्यूम किया कि वो S ऑर्बिटल? क्योंकि उसने स्फेरिकल सिमेट्री बोला है ना, कि S2 में उसने कोई स्फेरिकल सिमेट्री थोड़ी बोला। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 9/4, मतलब आंसर सेकंड का कितना होगा? सी। अच्छा, इसने क्या, हाँ वेट 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 वेट, इन्होंने एक मिस्टेक किया है, वेट, हाँ, सी ऑप्शन में, सॉरी, इट्स माय बैड। इसने क्या पूछा? एंगुलर क्वांटम नंबर्स ना। अच्छा, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से देखना पड़ेगा। आई थॉट एंगुलर नोड्स पूछा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका मतलब वो एल पूछ रहा है उसका। अगर वो सिंपल बोलता कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता, तो वो होता L × L+1 का रूट। ये मेरा गलती हुआ है, सॉरी। इसने क्या पूछा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना होगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो पी ऑर्बिटल है, तो इसका कितना होगा? L1। आई थॉट के एंगुलर नोड्स पूछे हैं, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? BCB। क्लियर सबको? चलो, तो ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लिया अपन ने। बच्चे, एनर्जी पार्ट के लिए लिथियम का S2 स्टेट कौन सा है? S2 है, सॉरी, S1 स्टेट कौन सा है? S1 2s है, ये समझ में आता है? तो इसका N कितना होगा? इसका N2 होगा, यस। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इंटू Z² / N²। लिथियम का Z कितना होगा? 3। यहाँ तक ठीक है? गार्गी, यहाँ तक ठीक है क्या? हेलो? तो -13.6 इंटू 3² / 2², उसका पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा? -13.6 इंटू 1² / 1²। इफ यू टेक द रेशियो यू विल गेट 9/4। 9/4 मतलब 2.5। ओके बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या तेरे को स्टेट S2 3p समझ में आता है क्या? तनिष, तेरे को 3p समझ में आता है? तो 3p में इसका क्वेश्चन आई थिंक कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है, या तो वो पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंट, सॉरी, एंगुलर नोड्स कितने हैं, ठीक है? तो एंगुलर नोड्स पूछेगा तब भी वो कितना आएगा? 1। या फिर वो बोल रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका ये क्वांटम नंबर कितना है? तो इनडायरेक्ट वर्ड में ही इज आस्किंग, इनडायरेक्ट वर्ड में ही इज आस्किंग कि तुम्हारे पास एल कितना है। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस, नो? चलो, अपने लास्ट टाइम कुछ सम्स मैंने स्किप कर दिए थे, तो पहले ये 3 सम्स थे जो होमवर्क में डिस्कस करने थे। इसका आंसर क्या है बताओ? ओके धीर, गुड। इज देयर एनीवन जिसका और आंसर आया?
किसी और का आंसर 6 आएगा? 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। अगर किसी का n1, अगर n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, ठीक है। अगर n1 है ना तो उसका एक ही और n6 है। एक और चीज देखते हैं, l। s का l होता है 0, p का l होता है 1, d का l होता है 2, f का l होता है 3। अगर g की भी बात करूं, g का l हो जाएगा 4 एंड h का l हो जाएगा 5। अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2 टाइम्स ऑफ +1। s में कितने ऑर्बिटल होंगे? s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? s सब शेल में ऑर्बिटल्स, l का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1। p में कितने होंगे? p में कितने होंगे? 3। d में 5। f में अगर तुम नोटिस करोगे 7, 9, 11, ये कैसे सीक्वेंस बनेगा? ये सुनो, ये सब कुछ क्या लिखा है मैंने? सबशेल। तो अगर किसी ने पूछा कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल, तो वी विल से 1। पी में कितने ऑर्बिटल्स? वी विल से 3। डी में कितने, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? वी विल से 5। कैसे सीक्वेंस बनता जाता है। वही अगर मेरे को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात की, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितने होंगे? 2। पी में कितने होंगे? डी में अगेन एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर तुम नोटिस करोगे 4 का सीक्वेंस बन रहा है। बार बार याद रखने की, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। सो डन। तो कोई पूछे कि जी एच ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 22। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 11। जी सबशेल है, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 9। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। ऐसे कर सकते। यस, नो? उस प्रॉब्लम को बाद में करते हैं, पहले थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं जो और भी ध्यान में आना चाहिए। अगर सपोज तुमको कभी भी सबशेल की बात करें, अगर n इज इक्वल टू 1 है ना, एक सबशेल एग्जिस्ट करता है, कौन सा? 1s। 2 है तो 2 सबशेल, 2s 2p। 3 है तो 3 सबशेल, 3s 3p 3d। अच्छा बताऊंगा यार, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया अभी तक, वो थोड़ा वेट तो करो यार। उसका सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने अभी तक। 4 के लिए 4 सबशेल, 4s 4p 4d एंड 4f। 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। डन। ये वाला पार्ट सबको क्लियर? एल जो होता है वो बिलोंग करता है कहां से कहां तक? 0 टू, एल विल बिलोंग फ्रॉम 0 टू n-1। एल का वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक चीज देखो, इफ आई टॉक अबाउट 1p, तो 1p के लिए n कितना है? ये आगे वाला n डिसाइड करता है, बाद वाला l डिसाइड करता है। इसका l कितना होगा? 1। p के लिए l कितना होता है? 1। ये देखो लिखा है। क्या l कभी भी n के इक्वल हो सकता है क्या? इसीलिए 1p एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से देख सकते, 2d की बात करते हैं। 2d, 2d का n कितना है? 2। इसका l भी कितना है? 2। ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या 3f? 3f मतलब 3g ले लो, जैसे 3g। इसका n कितना है?
थ्री, इसका एल कितना है, इसका एल तो और डी एफ जी, इसका एल तो फोर है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा ना? एल जो है वो एन से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेट्स से मेरे को फाइव एफ पता करना, फाइव एफ, उसके लिए एन कितना है फाइव और एल कितना है एन थ्री, एग्जिस्ट करेगा? ऐसे भी देख सकते हो, या तो वन ऐसे याद रख लो, वन के लिए एक, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री, फोर के लिए फोर, या फिर तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। क्या ये सेक्शन सबको कंप्लीट अच्छे से क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले एन अगर फोर है, अगर एन फोर है तो फोर के लिए क्या क्या एग्जिस्ट करेंगे? फोर के लिए चार करेंगे यार, एक करेगा फोर एस, एक करेगा फोर पी, एक करेगा फोर डी, एक करेगा 4, सारे एग्जिस्ट करेंगे एसपीडीएफ सारे। ड्रॉ भी कर लो, एस का एक ऑर्बिटल, पी के तीन ऑर्बिटल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट में कमेंट करना, आई वुड सजेस्ट कि तुम सारे ड्रॉ कर लो, वहां से तुमको इजीली डिटरमाइन हो जाए। एफ के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, अप डाउन, 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 अप डाउन। अगर मेरे को एल का वैल्यू निकालना है, इसके लिए जीरो, इसके लिए वन, बट एल पूछा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर एल भी निकालना हो तो इसका जीरो, इसका वन, इसका टू, इसका थ्री। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा इस तरीके से देखना। एम के लिए बात करते हैं, एम क्या होगा? एम इसका जीरो, इसका माइनस वन, जीरो प्लस वन, इसका माइनस, सॉरी, इसका माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन एंड प्लस टू, इसका माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि ml का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका वन होगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ml कब प्लस वन होगा और कब माइनस वन होगा। यस, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू फोर में जिसका ml प्लस माइनस वन होगा? ये रहा एक, ये रहा एक और, ये 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 रहा, कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे? 12। उसमें से सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जिसका ms, सिक्स ऐसे होंगे जो अप स्पिन होंगे और सिक्स ऐसे होंगे जो डाउन स्पिन। अपने को क्या पूछा, अपने को बोला है कि ms माइनस हाफ वाले, आंसर क्या आएगा? whenever you see these type of questions ना, तो हमेशा I would suggest कि कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, बॉक्स डायग्राम बना लो, वैल्यू भी लिखते जाओ। कभी गलती नहीं करो, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेई के, मतलब जेई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ, हमारे एमटी में भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो कॉपर के लिए L1 और L2 कितना है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? Good. ये इजी प्रॉब्लम था, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ढंग से लिखना है, इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। अगर किसी ने 4s2 और 3d9 लिख लिया तो गलतियां कर देगा यार, वो नहीं करना। अगर इसने क्या, L1 किसका हो रहा है, L की वैल्यू लिख लेते हैं, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका वन, इसका जीरो, इसका वन, इसका जीरो, इसका, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जिसका L1 है, 12 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L2 है?
डन। ये काफी अच्छा सम। बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe26 whose L plus m is equals to 0। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Fe में जिसका L plus m 0 आएगा? How many electrons in Fe26 whose L plus m is equals to 0? किसी ने नहीं किया है क्या ये सम? अच्छा, स्वाति, धीर एंड स्नेहिल, वही कांस्टेंट नेम। बाकी सब लोग क्या क्वेश्चन नहीं करते हो क्या? क्या होमवर्क होमवर्क नहीं करते हो क्या तुम? आंसर तो आना चाहिए यार, एटलीस्ट कुछ तो आंसर होगा तुम्हारा। ओके आयुष पटमेश, ओके सुमन, फाइन। इसका आंसर 14 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। यस श्लोक, गुड। श्लोक एंड ध्री, यस गुड। इट कैन बी 13 और 14, दोनों आंसर हो सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इफ आई राइट डाउन द Fe का कॉन्फ़िगरेशन, आई विल सिंपली रिटन एज 1s2 2s2 2p6 es2 3p6 4s2 एंड 3d6। बॉक्स डायग्राम भी बना देते हैं। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s और ये 5। अप डाउन, अप डाउन। फाइन, इसके लिए L का वैल्यू 0 0 1 0 1 0 एंड 2। अगर M की वैल्यू की बात करें, M का वैल्यू 0 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -2 -1 0 +1। यस, यस, नो। नाउ L plus M किसका 0 होगा? समेशन 0 चाहिए। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन L plus M 0 होगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 14 इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जाम में मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन हो तो ये मैं इसमें यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ। कैसे? यार जो पेयरिंग करवा रहा हूँ -2 वाले में नहीं करवा, जो पेयरिंग करवा रहा हूँ -2 में नहीं करवा। पेयरिंग तो मैं कहीं पर भी करवा सकता हूँ ना। अगर मैंने ये इस तरीके से आंसर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा? बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो आंसर 14 होगा या फिर आंसर डन। इसीलिए बोला हूँ, जब भी अगर तुम्हें देखो, अगर तुम जल्दी से डायग्राम, अगर कॉन्फ़िगरेशन पता है, बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स।
उसको सॉल्व करने में। बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया जेई में, अभी तक समेशन वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये जेई वाला क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करवाया था जो 4 में। क्या तुमको डिफरेंशिएशन आता है क्या अब, क्या नहीं? अच्छा डिफरेंशिएशन सीख लिया अब तुमने। इंटीग्रेशन, अरे सिखाया है क्या फिजिक्स में अभी तक इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? जस्ट स्टार्टेड, अच्छा फिर तो कोई मतलब नहीं है। हमको e की पावर x का डिफरेंशिएशन थोड़ी बताया अभी तक। क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताया गया तुमको फिजिक्स में, यस नो? पहले से पता है वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक। इसके दो तीन अच्छे सम्स है, वो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। जब तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आ जाए मुझे बताना, तब मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में बताऊंगा। थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे अपन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। कल के एग्जाम में जो आर्ट पढ़ा है वो आएगा। कल के एग्जाम में जो मैंने आज पढ़ाया है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सम्स यार नहीं करवाया तो मैं नहीं करवा। डिफरेंशिएशन वाले नहीं आने चाहिए। वैसे श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्विंग या आई कैन एक्सप्लेन, अगर जिस जिस जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि कैसे सॉल्विंग करते हैं लोग। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। बट इसमें श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये सम काफी अच्छा सम आ गया ये वाला। बट ये इस टाइप के मैं तुमको दो तीन सम्स करवाऊंगा वो जो बहुत अच्छे होंगे। लेट्स से अब जैसे कि ये वाला ग्राफ है, अब सर मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, ये मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है सर ये बताओ। ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, मिनिमा कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। सर मैक्सिमा जब डिस्टेंस आ रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। इंटीग्रेशन भी आएगा तो मैं तुमको और सम्स करवा दूंगा, बट वो बहुत ज्यादा मिसलेनियस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चार पांच ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी मैंने तुमको नहीं बताई है एग्जाम में। अभी वाले एग्जाम में तुमको कोई नहीं पूछेगा, बट आगे तुमको वो चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं बाद में एक लेक्चर लूंगा और वहाँ पे एक्सप्लेन। एक लास्ट चीज रिमेनिंग है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड। चलो, क्या 1s का ग्राफ सबको पता है ऐसा होगा? क्या 2s का ग्राफ ऐसे होगा ये सबको पता है? ये आर मैक्स है। ये क्या है? आर मैक्स है किसके लिए? 1s के लिए। और ये आर मैक्स है किसके लिए? 2s के लिए। ये आर मैक्स है 1s के लिए और एक आर मैक्स है 2s के लिए। तो आर मैक्स किसका ज्यादा है, 1s का या 2s का? इसका मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर कौन होगा, मतलब इलेक्ट 1s में इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, 2s में इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। तो 1s और 2s में से कौन ज्यादा क्लोज होगा? यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1s इज मोर क्लोजर एज कंपेयर टू 2s। ये कब करना है? जब तुम्हारे पास एल सेम हो बट एन डिफरेंट हो। तो जैसे जैसे एन बढ़ता है आर मैक्स भी इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ पीक्स के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को नंबर ऑफ पीक्स पता करना है ना, तो वो होते हैं रेडियल नोड +1, और यू कैन सिंपली से दैट n-n।
ठीक है। तो पीक्स कितने होंगे, 1s में कितना पीक होगा, 1s में रेडियल नोड है 0, तो पीक कितने होंगे 1। 2s में रेडियल नोड है 2, तो पीक्स कितने होंगे 2, ऐसे पीक है। ये कब बात करते हैं, हमेशा इस तरीके से। और जो एक एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं, आर का एवरेज वैल्यू क्या है, वो हमेशा आर मैक्स से ज्यादा आता है, ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। तो जो भी क्लोजनेस फाइंड आउट करते हैं वो एवरेज से फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज डिस्टेंस क्या है ऑर्बिटल्स का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे, अगर मैं 2s की बात करूं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो उस टाइम अपन मैक्सिमम नहीं देख के एवरेज देखेंगे कि एवरेज इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर एवरेज जो होगा वो 2s का ज्यादा होगा किससे, आर एवरेज ऑफ 1s से। यस, एवरेज डिस्टेंस 2s का क्या है ज्यादा, इसलिए 2s जो है 1s जो है मोर क्लोजर है एज कंपेयर टू 2s। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है बच्चे। एवरेज में अगर देखोगे, अगर मैं 1s और 2s की बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है। एवरेज का भी एक फॉर्मूला होता है जो अभी तक तुमको नहीं पढ़ा, पता होगा कि तुम एवरेज किसी का भी कैसे निकालते हो। अगर तुमको किसी का भी एवरेज निकालना था, उसके लिए भी इंटीग्रेशन का यूज करते हैं अपन, बट वो अभी अपन इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कभी भी निकालने के लिए। और अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट याद रखेंगे कि आर एवरेज किसका ज्यादा होगा और आर मैक्स किसका ज्यादा होगा। तो एवरेज 2s का ज्यादा, इसका मतलब 1s जो है वो ज्यादा क्लोजर होगा किसके, न्यूक्लियस के। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकेंड केस क्या है, केस 2 क्या है, जब n सेम हो बट l डिफरेंट। क्या 3s, 3p और 3d का ग्राफ सबको क्लियर है। यस नो। एक तो क्या ध्यान रखना है, अगर n ज्यादा तो r जो एवरेज है वो ज्यादा। और एक ध्यान रखना है कि अगर l ज्यादा होता है तो r जो एवरेज होता है वो कम होता है। ये मैं, मेरे को क्या करना है, ये रिमेम्बर। इसका मैंने रीजनिंग कुछ भी नहीं दिया है बिकॉज फाइंड आउट नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपने को याद। तो अगर मैं यहाँ पे आर मैक्स की बात करूँ, सॉरी नहीं, गलत लिख गया, आर एवरेज क्या होगा ज्यादा, दोनों केसेस में आर एवरेज क्या होगा ज्यादा। बट अगर मैं यहाँ पे आर मैक्स की बात करूँ, किसका आर मैक्स ज्यादा है, 3s का ज्यादा है, 3p का ज्यादा है या 3d का ज्यादा। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो किसकी ज्यादा है, 3s, 3p और 3d। मैक्सिमम जो है, इसका एल कितना 0, इसका एल कितना 1, इसका एल कितना 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर एल बढ़ेगा आर मैक्स कम होगा, ये सुन। बट जो एवरेज है, वो भले ही एन बढ़े भले ही एल बढ़े, एवरेज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब एवरेज जो होगा, अगर मैं आर एवरेज की बात करूं तो आर एवरेज किसका ज्यादा होगा, वो 3d का ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3s। यस, जिसका एल ज्यादा उसका आर एवरेज भी ज्यादा। क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 3s इज मोर क्लोजर as compared to 3p, and 3p is more closer as compared to 3d. Yes, yes, no.
तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। देखो अब मैं एक है ना एक ओवरऑल डायग्राम बनाता हूँ, वहां से भी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ये अपन नहीं कर पाएंगे अभी। अब एक चीज देखो, ओवरऑल क्या चीज बता के रखा कि अगर सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसका मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ ताकि तुमको बार बार स्टेटमेंट ना लिखो। ठीक है, तो लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये रहा तुम्हारे पास 1s। अब तुम बताओ 2s एंड 2p में से कौन ज्यादा क्लोजर होगा? l जिसका ज्यादा, उसका r एवरेज क्या होगा? उसका r एवरेज भी ज्यादा। तो कौन ज्यादा क्लोजर होगा? 2s। तो ये रहा 2s और ये रहा 2p। और वही अगर मैं 3s 3p 3d की बात करूं, ये है 3d, दिस इज द 3s। तो क्लोजनेस की बात करोगे तो 3s क्या होगा? इट विल बी मोर क्लोजर एज कम्पेयर टू 3p एज कम्पेयर। ये डायग्राम अगर अपने आप क्लियर होगा तो तुमको क्लोजनेस पता चल जाएगा। बट अगर मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा, जैसे जैसे एल बढ़ता है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है वो कम। क्लियर? नाउ यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। 85 तक, 85 तक। आर मैक्स 3s का क्या होगा? ज्यादा होगा। फिनिश। एक ही लाइन में। अच्छा अब देखो इसने क्या पूछा है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स पूछे हैं 4f में। तो 4f में रेडियल नोड कितने होंगे और एंगुलर नोड कितने होंगे बताओ? रेडियल नोड कितने होंगे 4f में? सॉरी 5f में, सॉरी। n माइनस l माइनस कितना? 1। एंगुलर नोड्स 3। टोटल नोड्स इसने क्या बोला है कि इन्फिनिटी पे जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। तो टोटल नोड्स कितने हो गए? 4 आंसर मत लिखना। इसीलिए जानबूझ के ऑप्शन ए है ना 4 रख के रखा है, सो दैट बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शन ए तुम्हारे पास 4 रखते हैं सो दैट तुम 4 आते ही ए को टिक कर लो। तो ये नहीं करना है उसने इन्फिनिटी वाले नोड को। अगर इसने बोला कि इन्फिनिटी पे जो नोड है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं और जो ओरिजिन पे जो नोड है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या था? 6। ठीक है यार, चैप्टर यहीं पे फिनिश है, इसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द मोल। जो मिसलेनियस होंगे प्रॉब्लम, वो एक बार तुम्हारा इंटीग्रेशन होने के बाद भी will do। एक मिनट।
हाँ जी, मैं ये अभी सेंड कर देता हूँ। कल मैंने वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, बट आई फॉरगेट टू सेंड। बच्चे स्टेटमेंट को याद रख रहा है अभी के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और मैक्सिमम लोग मीटिंग लीव भी कर चुके हैं। बच्चे आई डोंट नो, क्योंकि पेपर मैंने सेट नहीं किया। पेपर कभी भी मतलब रैंडम लोग सेट करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैंने पेपर सेट किया हो। आई डोंट नो, बट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार नोट्स पूरे थरो रिवाइज कर लो। 21 लेक्चर्स हैं। आई कैन अश्योर दैट कि अगर तुमको कंसेप्ट सारे क्लियर है तो यू कैन गेट, आई थिंक 120 का अगर पेपर होगा तो यू कैन गेट 120 आफ्टर 120, अगर सारे कंसेप्ट क्लियर है। बट अगर कंसेप्ट नहीं, तुमको नोट्स भी अगर थरो अच्छे से रिवाइज है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। यू कैन इजीली गेट द 90 मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स। अगर 90 प्लस नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने प्रिपरेशन सही नहीं किया। सो ये, अगर मैंने अपनी साइड से सब कुछ करवा दिया। डन। अगर 300 का होगा तो 100, आई डोंट नो, मतलब 360 के भी थोड़ा वेरिएट, एडवांस वाले पेपर में थोड़ा वेरिएशंस रहता है। एडवांस वाले में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। या Sir, या Sir, it will be sir, main pattern नहीं है, मतलब एडवांस पैटर्न है वो, कौन against pattern। because math sir told that ये वो पूरा mains का pattern रहेगा इसमें. अच्छा, तो यार नहीं Yes पता। sir. तो माइट भी अगर अगर मैथ्स में जैसा अगर सर ने बोला है तो बाकी सारे पैटर्न्स भी वैसे ही होंगे, उसमें फिर चेंजेस नहीं होंगे। पैटर्न सबका सिमिलर होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स में अलग है और किसी और में अलग। ठीक है। So like a math so said that there'll be total 75 questions, 25 questions from each subject. अब तो फिर मेंस लेवल होगा, 20 विल बी ऑन द सिंगल चॉइस एंड 5 विल बी ऑन द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर माइट भी सर ने बनाया होगा मैथ्स का पेपर तो शायद शायद सर को पता होगा। सर को भी एग्जैक्ट नहीं पता। हु इज टेकिंग द मैथ्स राइट नाउ? Jeet sir. ATM, sir. सर। Jeet sir. जीत सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हिज नेम? फुल फॉर्म जेटीएम Jitendra सर। Pawan sir. जेटीएम सर। ओके फाइन, ठीक है। एंड हु इज टीचिंग द फिजिक्स? KVP Rao sir. KVP Rao. Sir, ओके फाइन, या sir, could you send like one note format, sir, that notes and all? वन नोट फॉर्मेट। Yes, sir, so that I can edit and make it print. I can print it easily, sir. हाउ कैन आई मेक द वन नोट? आई डोंट नो, मतलब मेरे को सिर्फ वो पीडीएफ फॉर्मेट ही पता। One note डू यू नो format. हाउ, do you know how I can convert the No, OneNote? so like he's saying that the app which you write, directly share that only, like without converting. मतलब कौन से Yes, ऑप्शन से? आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। लेट्स से अगर सपोज मैंने शेयर का कोई ऑप्शन, मेरे पास यही दिख रहा है। sir, send copy of page. Will that? या देन Then Send with other. यस देन डायरेक्ट पीडीएफ कन्वर्ट होता है उससे। okay, sir. Sir, but in the home tab, sir. होम टैब ये लो। So, Sir, you share the link, you know. बट लिंक से तो आई थिंक और भी बेकार हो जाएगा। अगर लिंक अगर मैं कभी भी शेयर करूंगा तो माइट भी तुम्हारे पास मेरी पूरी फाइल का एक्सेस भी रहेगा। तो Sir, send और only वो PDF. Sir, can you वो convert it into JPEG? बट मैं वही पूछ रहा हूँ कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज आई डोंट सी एनी ऑप्शन जहां से मैं इजीली उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। इफ यू नो दिस तो ठीक है, मतलब मुझे बता दो, आई कैन कन्वर्ट इट। sir, okay, किसमें sir. कन्वर्ट करना है? Sir, I will Image. check and tell you, sir. ओके फाइन। So, तुमको कोई ऑप्शंस मिलता हो तो यस किया। so I have a doubt in the last part. वो R max का था ना, उसमें आपने दिया था कि when R max increases when L decreases, right? So sir, मैंने क्या बोला था कि मैंने बोला था कि R max
Sir? Sir, I can't hear you. Hello? Sir, you aren't audible. There is not in the meeting. Oh, okay, okay. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो मतलब मैं ये बताया था कि जो आर मैक्स रहता है ना, जिस तरीके से हाँ। अगर एल इंक्रीज हो रहा है तो आर मैक्स तुम्हारे पास डिक्रीज होता है, बट आर एवरेज दोनों केसेस में बढ़ेगा। अगर एन बढ़ेगा तो भी आर एवरेज बढ़ेगा एंड एल बढ़ेगा तो भी आर एवरेज बढ़ेगा। एंड आर एवरेज से यू विल डिसाइड कि क्लोजनेस किसका ज्यादा होगा। Oh, मुझे लगा कि नहीं, आर मैक्स से decided नहीं by R डिसाइड करते। max. नो नो नो, एवरेज से आइडिया लगेगा कि वो कितना क्लोज है। और हाँ। एवरेज का फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से, वो मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट करते हैं, तो वो अभी तुमको नहीं पड़ा तो उसके अंदर अपना डेप्थ के अंदर नहीं गए। हम लोग ये सिर्फ ये when n increases R average increases उससे ही determine हाँ, उससे करेंगे अपन तो। स्टेटमेंट, एक मिनट, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो मतलब उससे अपन स्टेटमेंट के बेसिस पे अपन उसको याद रख लेंगे। अगर एन बढ़ेगा या फिर एल बढ़ेगा तो आर मैक्स इंक्रीज करेगा, सॉरी आर एवरेज इंक्रीज करेगा। आर मैक्स का उल्टा जो मैं बता चुका हूँ आपको। सर, और और मुझे वो लास्ट सम में भी डाउट था। one more thing, and distance कौन कितना क्लोजर होगा, that we will decide based on the R average, not on the R max. Okay? Yes, sir. सर, मुझे वो लास्ट सम में भी डाउट था, वो समझा नहीं आई। सी ऑप्शन कैसे आया? वो लास्ट सम सर, वो R max का था ना? Distance of the maximum probability for 3S, 3P and 3D. तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस किसका आ रहा है। मैक्सिमम मतलब वो पूछ रहा है पीक, वो एवरेज नहीं पूछ रहा। ओ ओके, हाँ तो समझ गया। आई थॉट R max ही ढूंढना उसमें भी। उसमें R max ही ढूंढना है। R एवरेज अगर बोला होता ना तो उल्टा, अगर मेरे को R एवरेज पूछा होता तो R एवरेज ये आता, क्योंकि 3S ज्यादा क्लोज होता है तो 3S का R एवरेज क्या आएगा, वो कम आएगा। कम आएगा, ओके ओके। R एवरेज से यू विल डिसाइड जो कितना क्लोज है, उसकी R एवरेज के करस्पॉन्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। हाँ, so sir, R max of 3S will be most further than the nucleus, right? या मैक्सिमम ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, बट एवरेज जो होगा, अगर तुम सबका एवरेज निकालोगे, सारे जो ऐसे पीक्स बन रहे हैं इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्लोजर आएगा न्यूक्लियस। हाँ, 3S का सबसे क्लोजेस्ट 3P का उसके बाद, और 3D फारदेस्ट, वैसे ना? ऐसे याद रख सकते हो, अगर तुम ऐसे याद रखेगा तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा ओके इस सर। पिक्चर से। ओके, यस सर, थैंक यू सर। Can you scroll up? या यस, I have a doubt in the previous. एक मिनट, समवन इज सेइंग कैन यू स्क्रॉल अप, और करना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, so, विद sir, सम, विद सम बच्चे कितना स्क्रॉल अप करना है? yes, sir. Sir, डू यू हैव एनी डाउट? yes, sir. Yes, sir. So, sir, as the distance increases, the chances of finding electrons decreases, sir. Sorry, increases, sir. मैंने डिस्टेंस की बात कब की? मैंने तो क्लोजनेस की बात की ना, मैंने प्रोबेबिलिटी का बात ही नहीं किया। So, sir, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि that's 1s the- और 2s में, इफ वी कंपेयर 1s एंड 2s ना, तो 1s के इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोजर एज कंपेयर टू 2s। yes, sir, but उनकी finding probability भी बढ़ जाएगी ना 2s में तो। हाँ, 2s में प्रोबेबिलिटी बढ़ कैसे जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल का तो फिक्स रखा है ना मैंने। ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या था? स्पेस ऑफ रीजन अराउंड व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%, वही तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन। Okay. ठीक है। So, sir, why are there are peaks and there are peaks increases, sir? I don't understand that thing. पीक्स इंक्रीजन मीनिंग? When there are two peaks, so what do the two peaks represent? व्हाट इज द टू पीक्स रिप्रेजेंट? बच्चे उसी के लिए मैं
मेरे को इंटीग्रेशन का अगर आइडिया हो जाएगा ना तुमको, देन आई विल एक्सप्लेन कि मतलब एक्चुअल में अगर तुम इसका एरिया निकालते हो ना, अभी मैं तुमको तो कुछ चीज बता रहा हूँ, मैंने अभी तो इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया। इफ यू टेक दिस एरिया ना, जैसे ये 0 से लेके R1 तक, तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी, यहाँ से तुमको प्रोबेबिलिटी मिलता है। अगर तुम इसका भी एरिया फाइंड आउट करते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, उसके लिए इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी। अगर तुम ये भी R1 R2 है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट अगेन प्रोबेबिलिटी। और इन तीनों प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना आना चाहिए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इनका समेशन आना चाहिए 0.9 से 0.95। ये ऑर्बिटल का डेफिनेशन। उस वही अगर नेक्स्ट वाले केस में बात करूंगा, तो नेक्स्ट वाले केस में डेफिनेटली इस बार 2 ही एरिया आएंगे, बट इसका भी समेशन कितना आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का? इस बार P1 प्लस P2 कितना आना चाहिए? वही सेम, क्योंकि ऑर्बिटल का डेफिनेशन सेम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या ग्राफ बना तो दिया, इसका सिग्निफिकेंस मैं तब बता पाऊंगा जब तुमको इंटीग्रेशन पता हो। Okay. तो ये मैं करवाऊंगा, मतलब डोंट वरी, मतलब ये अभी नहीं कर रहे हैं अपन, एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे वोंट आस्क, बट वी विल सी। तो यहाँ पे कितना आएगा वो 0.1, इसका समेशन ही कितना आ जाएगा 0.9 से 0.9। तो यहाँ से इनके एरिया से प्रोबेबिलिटी मिलता है। तो वी विल डू यार, मतलब एक बार इंटीग्रेशन जैसे ही फिनिश हो, आई जस्ट लेट मी नो, वी विल कवर इट अप। ओके Okay, sir. Sir, या sir, I have a doubt in problem of 19th lecture. प्रॉब्लम इन द 19th लेक्चर? अच्छा 19th, ओके, which one? The fourth question. प्रॉब्लम नंबर 4th, इट्स mn वाला प्रॉब्लम। Yes, sir. तो बच्चे अगर mn का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए, इतना, तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना मतलब उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। Yes. mn के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3। तो ये पूछा है mn पे क्या चार्ज लूं सच दैट इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाट चार्ज शुड बी ऑन mn सो दैट इसका जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? mn इज आर्गन 4s2 3d5। तो ये रहा 4s। right now how many unpaired electrons are there? 5, 5। अपने को कितने चाहिए? 3. 3। अपने को इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूं सच दैट कि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए? 4. तो क्योंकि पहले मेरे को 4s से करने पड़ेंगे, पहले मैं ये 2 रिमूव करूंगा, फिर मैं ये 2 रिमूव करूंगा। यस, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव किए? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो mn पे चार्ज कितना आएगा? 4 प्लस ना। यस, Yes, sir. So means state and value of x will be same only. तुम जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। लेट्स से अगर तुम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते, लेट्स अज्यूम, तो चार्ज कितना आता? +3। तो +3 चार्ज आता तो x का वैल्यू 3 हो जाता, और वही उसका स्टेट होता है। Okay, ठीक है, understood. Thank you. Sir, I have a doubt in the 20th lecture. 20th लेक्चर, ओके फाइन, या Sir, DZ square के डायग्राम में नोडल प्लेन्स एंड सरफेसेस कौन से है? अच्छा, नोडल प्लेन तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेन हमेशा 2 एक्सिस से पास होता है। तुम ऐसा कोई भी प्लेन पास ही नहीं कर सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0, क्योंकि एक्स वाई में भी क्या है? रिंग है। यस, तो रिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, Yes. इसका मतलब वहां पे नोडल प्लेन तो नहीं है, वहां पे नोडल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? कॉनिकल सरफेस है। एक कॉनिकल सरफेस ऊपर बनेगा और एक कॉनिकल सरफेस नीचे बनेगा। यस, Yes, sir. Okay. Thank you so much. या डन। ओके देन, चलो बाय।
Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you. Yeah.